रूबी, गरिमा, संदीप, विनोद साहब और बांके बिहारी पराशर हमारे साथ हैं। जिया मौर्य, विनोद और काफ़ी तेज़ी से फिर आपके कमेंट्स आते हुए हरिंदर सिंह हमारे साथ हैं, मल्होत्रा, जिया मौर्य और हर्षिदा आनंद कुशवाहा, रेहान, शिवानी, राजन, काना हमारे साथ हैं, दिलीप कुमार हैं। तो सभी का स्वागत है, खैर मकदम इस्तकबाल है आज के सेशन में। ये कंफर्म करिए कि हमारी आवाज़ और तस्वीर आप तक पहुंच पा रही है, तो हम आज के सेशन का आगाज़ करेंगे। वेस्ट बंगाल से हमारे साथ हैं शुभम जुड़े हुए, थोड़ी वॉल्यूम बढ़ा दी है, चलिए यहाँ पे आगे कर लेते हैं। अब ठीक है आवाज़ मेरी? बिल्कुल मैं ठीक हूँ शिवम साहब, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे। रवि साहब, अंजलि हमारे साथ हैं, सौम्या हमारे साथ हैं, पुष्पेंद्र हमारे साथ हैं, दिलीप जी हैं। चलिए, तो पिछले क्लास में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करी थी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम है ऑक्सीजन ले जाना और जो CO2 बॉडी में बन रहा है उसको बॉडी से बाहर निकालना। और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में आते हैं हमारे नोज, नेजल कैविटी दैट इज नासागुहा, फेरिंग्स यानी गरसनी, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स और डायफ्राम। और इसकी एक डायग्राम हमने बनाई थी, उस डायग्राम को हमें एक्सप्लेन करना है। तो ये मान लिया कि एक मनुष्य था और ये मनुष्य का मान लिया कि श्वसन तंत्र था। तो ये नाक थी और नाक के अंदर जो हवा जिस रास्ते से प्रवेश करती थी वो थी नेजल कैविटी। ये था ट्रैकिया, ट्रैकिया डिवाइड होकर बना रहा था ब्रोंकाई, ब्रोंकाई यानी श्वसनी फेफड़े में गया और फेफड़े में जाने के बाद भी ये डिवाइड होता जा रहा था। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ये ब्रोंकाई फेफड़े में जाने के बाद भी विभाजित होता चला गया और अंत में बलून जैसी संरचनाओं में जाकर ये खत्म हो गया। ठीक है, और ये सारा का सारा सिस्टम एक एयर टाइट चैम्बर में बंद था और उस एयर टाइट चैम्बर के नीचे एक मस्कुलर स्ट्रक्चर था जिसे हम डायफ्राम कह रहे थे। ये था हमारा डायफ्राम। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक डायग्राम बनाया था। ये था हमारा नोज, नोज यानी बोले तो नाक, और हवा शरीर के अंदर जिस रास्ते से प्रवेश करती है वो थी आपकी नेजल कैविटी। याद कीजिए ये डायग्राम हम बना चुके हैं, नासा गुहा। और ये था हमारा फेरिंग्स, फेरिंग्स मतलब ग्रसनी। ये था हमारा ट्रैकिया, ट्रैकिया यानी श्वास नली। और ट्रैकिया विभाजित जब हो गई तो ये कहलाई ब्रोंकाई, ब्रोंकाई यानी श्वसनी। और श्वसनी भी फर्दर विभाजित हो गई, है ना। ट्रैकिया विभाजित हुआ तो कहलाया ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई पुनः विभाजित हो गया तो ये कहलाएगा ब्रोंकियोल, श्वसनिका। और ये जो ब्रोंकियोल है वो बहुत सारी बलून जैसी संरचनाओं में आकर इनका समापन होता है, जिसको हम कहते हैं आपका एल्वियोलाई। सो दिस इज योर एल्वियोलाई, एल्वियोलाई यानी कुपिका, कुपिका। ठीक है, और ये नीचे एक एयर टाइट चैम्बर, ये पूरे एयर टाइट चैम्बर में बंद होते हैं और नीचे होता है डायफ्राम आपका। ये हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, डायफ्राम, मध्यपट, मध्यपट। फिर हमने देखा कि पिछले क्लास में कि फेफड़े जो हैं वो एक झिल्ली द्वारा घिरे होते हैं और इस झिल्ली को क्या कहते हैं? लंग्स आर कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन विच इज नोन एज। फेफड़े एक झिल्ली के द्वारा घिरे होते हैं, ये झिल्ली फेफड़ों की सुरक्षा करती है, प्रोटेक्ट करती है इंजुरी वगैरह से। इस मेम्ब्रेन का नाम था प्लीउरल, प्लीउरा। क्या नाम था? प्लीउरा नाम था, है ना, प्लीउरा नाम था। और फेफड़े जिस जगह पे हैं उससे हम क्या कहते हैं? थोरेसिक कैविटी। याद कीजिए, थोरेसिक कैविटी या प्लीउरल कैविटी। याद है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। वक्ष गुहा, डायफ्राम से ऊपर वाला हिस्सा बॉडी का क्या कहलाता है? थॉरिक्स। तो अंदर जो स्पेस है
वो कहलाएगी थोरेसिक कैविटी, जिसमें पूरा आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम रखा हुआ है, बीच में दिल है रखा हुआ। डायफ्राम से नीचे वाला हिस्सा कहलाता है एब्डोमेन, उदर। तो अंदर जो स्पेस है वो कहलाएगी एब्डोमिनल कैविटी, उदर गुहा, जिसमें पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, लीवर, किडनी सब रखा हुआ है। अब देखिए ये काम कैसे करता है उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ये डायग्राम सबको क्लियर था ना, सबको क्लियर है, बात आ रही है समझ में? दो क्लास एक साथ चल रही है, अलग अलग बैच लिया है क्या? काकुल सिंह, बिल्कुल। शिवानी, ये डायग्राम बना लिया है, गुड। अब आप देखिए कि जब हम सांस लेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो जब हम सांस लेंगे तो हवा इन रास्तों से होकर गुजरती हुई अंत में कहाँ आएगी? ये कूपिकाओं में आएगी, एल्वियोलाई में आएगी। अगर हम दोनों लंग्स को मिलाकर देखें तो नंबर ऑफ एल्वियोलाई पता है कितने होते हैं? दोनों फेफड़ों को मिलाकर देखें तो कूपिकाओं की संख्या लगभग आपका 600 मिलियंस होंगी, है ना। तो आपके दोनों लंग्स को मिलाकर लगभग कितनी कूपिकाएं होंगी? तो आप कहेगा सर 600 मिलियंस, कितना? 600 मिलियन कूपिकाएं होंगी, लगभग एक में 300 और इस एक में 300। तो ये सब के सब विभाजित होकर अंत में ढेर सारे विभाजन के बाद, ढेर सारे डिवीजन के बाद क्या बना लेगा? एल्वियोलाई बना लेगा। तो ये जो ट्रैकिया है विभाजित होकर क्या बना लिया? ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई ढेर सारे विभाजन के बाद अंत में बलून जैसी संरचनाओं में इसका अंत हो जाएगा, इसको हम एल्वियोलाई कहेंगे। तो जब हम सांस लेंगे तो हवा इन रास्तों से होकर गुजरती हुई अल्टीमेटली कहाँ पे आएगी? एल्वियोलाई में आएगी। अब जब हवा एल्वियोलाई में आएगी माय डियर फ्रेंड्स, तो क्या होगा? लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा, फेफड़ों का आयतन बढ़ेगा, जिसकी वजह से डायफ्राम पे प्रेशर आएगा। डायफ्राम पे क्या आएगा? प्रेशर आएगा, और डायफ्राम आपका इस तरह से क्या हो जाएगा? फ्लैट हो जाएगा। अभी डायफ्राम कैसा है? कर्व्ड है। तो जब आप सांस लीजिएगा तो डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा। फिर जब आप सांस छोड़िएगा तो डायफ्राम इस तरह से ऊपर जाकर कर्व्ड होगा। इस तरह से डायफ्राम ऊपर नीचे रिदमिक मूवमेंट करेगा, और आप जो है ब्रीदिंग की क्रिया संपन्न कर पाओगे। यहां पर एक अच्छा सवाल आपसे पूछा जाता है कि जब हम सांस लेते हैं, है ना, जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम का शेप कैसा होगा और पसलियां किधर की ओर गति करेंगी, है ना। जब हम सांस लेंगे तो पसलियां किधर की ओर गति करेंगी और डायफ्राम का शेप कैसा होगा? तो देखिए जब हम सांस लेंगे, मतलब ड्यूरिंग इनहेलेशन, जब हम सांस लेंगे, है ना, ड्यूरिंग इनहेलेशन मतलब अंतः श्वसन के दौरान जब हम सांस लेंगे तो क्या होगा? सांस लेंगे तो पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करेंगी, ऐसे, ऊपर और बाहर की ओर ऐसे, और डायफ्राम कैसा हो जाएगा? फ्लैट हो जाएगा, डायफ्राम ऐसे खिंच जाएगा। तो ड्यूरिंग इनहेलेशन अगर हम बात करें कि रिब्स मूव अपवर्ड, रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड, है ना। तो इनहेलेशन के दौरान पसलियां ऊपर एवं बाहर की ओर गति करेंगी, बाहर की तरफ, लेकिन ऐसे ऐसे ऐसे। रिब्स मूव क्या? अप एंड आउटवर्ड, है ना। रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड। तो अंतः श्वसन के दौरान पसलियां ऊपर एवं बाहर की ओर गति करती हैं, ऊपर एवं बाहर की ओर गति करती हैं। ये बड़ा बढ़िया पॉइंट है, गति करती है, जिसकी वजह से आपका जो डायफ्राम है, डायफ्राम कैसा हो गया? डायफ्राम जो है वो आपका फ्लैट हो गया, सीधा हो गया। डायफ्राम कैसा हो गया? फ्लैट, यानी सपाट, यानी कि सीधा। पहले क्या था? कर्व्ड था। अब डायफ्राम क्या होगा? फ्लैट हो जाएगा। तो जब हम सांस लेंगे तो पसलियां ऊपर एवं बाहर की ओर गति करेंगी, ऊपर एवं बाहर की ओर ऐसे, जिसकी वजह से क्या होगा? डायफ्राम
सीधा हो जाएगा और लंग का वॉल्यूम क्या होगा, इधर थोरेसिक कैविटी में वॉल्यूम बढ़ेगा तो हवा आपके फेफड़ों में प्रवेश करेगी। लेकिन ड्यूरिंग एक्सहेलेशन यानी उच्छ्वसन के दौरान, उच्छ्वसन मतलब सांस छोड़ने के दौरान, सांस छोड़ने के दौरान पसलियां अंदर की ओर गति करती हैं, नीचे एवं अंदर की ओर गति करती हैं। ऐसे पसलियां नीचे एवं अंदर की ओर गति करती हैं, नीचे एवं अंदर की ओर, है ना। रिब्स मूव डाउन एंड इनवर्ड, है ना। तो एक्सहेलेशन के दौरान अगर कोई आपसे पूछे कि रिब्स किधर गति करेगा, तो रिब्स मूव इन एंड डाउनवर्ड, रिब्स मूव इन एंड डाउनवर्ड। पसलियां नीचे एवं अंदर की ओर गति करती हैं, अंदर की ओर, ऐसे नीचे एवं अंदर की ओर, अंदर की ओर गति करती हैं। एनसीईआरटी ने लिखा है ये। और डायफ्राम कैसा हो जाएगा, कर्व्ड हो जाएगा, गदानुमा, वक्राकार। डायफ्राम कैसा होगा, ऐसे पसली जब ऐसे दबाएगा तो डायफ्राम ऐसे हो जाएगा ना, तो डायफ्राम कैसा हो गया, कर्व्ड हो गया। डायफ्राम कैसा हो गया, वक्राकार, गदानुमा जिसको बोल सकते हैं ना, डोम शेप्ड। तो डायफ्राम का शेप कैसा हो जाएगा, वक्राकार। तो जब हम सांस लेंगे तो पसलियां ऊपर एवं बाहर की ओर गति करेगी, जब हम सांस लेंगे तो पसलियां ऊपर एवं बाहर की ओर गति करेगी, जिससे डायफ्राम सीधा हो जाएगा। और जब हम सांस छोड़ेंगे, जब हम सांस छोड़ेंगे तो पसलियां अंदर एवं नीचे की ओर गति करेंगी, अंदर एवं नीचे की ओर गति करेंगी, जिससे डायफ्राम कैसा हो जाएगा, आपका कर्व्ड हो जाएगा। ये एनसीईआरटी एथ क्लास में लिखा हुआ है। यहाँ पे की बात हो रही है एनसीईआरटी एथ क्लास की। क्या किसी को दिक्कत है समझने में, बताओ। अभी तो एक ही स्लाइड हुई है। सुमित कह रहे हैं कि सर व्यक्ति का हाथ कटने पर वो जिंदा रहता है, लेकिन ब्लड वेसल कटने पर जिंदा मर जाता है। नहीं, किसी का हाथ कटे और छोड़ दो, क्योंकि हाथ कटेगा तो ब्लड वेसल भी तो कटेगा, नसें भी तो कटेगी, और ऐसे छोड़ दो तो क्या हो जाएगा, मर ही जाएगा। अगर आप उसका प्रॉपर बैंडेज करके उसके नसों को सील नहीं करते हैं जला करके, तो आदमी मर जाएगा। उसी तरह से नसें हैं, नसों को काट कर अगर छोड़ दो तो आदमी मर जाएगा। लेकिन अगर आपने उसे तुरंत आप हॉस्पिटल ले गए और डॉक्टर ने उसके नसों को सील कर दिया, ब्लड बहना बंद हो गया, तब बच जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि हाथ काट दो तो आदमी बचा रहेगा और नस काट देने से आदमी मर जाता है। जब हाथ कटेगा तो नस भी कटेगा ना। अब हाथ काट के आप किसी को छोड़ दो, कुछ देर के बाद वो मर जाएगा अगर ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी तो। ठीक है। अनुज कह रहे हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा है, इसमें समझना क्या है, ये तो याद करना है आपको कि जब हम सांस लेंगे तो पसलियां बाहर की ओर गति करती हैं, डायफ्राम सीधा हो जाएगा। आपके पसलियों को ऐसे खींचेंगे तो डायफ्राम सीधा नहीं हो जाएगा। और जब हम क्या करते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं तो पसलियां अंदर की ओर ऐसे गति करती हैं, तो डायफ्राम कैसा हो जाएगा, ऐसे कर्व नहीं हो जाएगा। इसमें समझना क्या है कि नहीं। तो इसको याद रखना है, इसमें समझना नहीं है, ये होता है ऐसा। ठीक है। जब हम सांस छोड़ेंगे तो अंदर की ओर दबाएगा, सांस लेंगे तो पसली बाहर की तरफ जाएगी ताकि वॉल्यूम बढ़े और सांस अंदर जाए। तो इसको समझ लेना है, याद कर लेना है इसको। इसमें समझने वाली कहाँ से बात आ गई। तो ये हमने लिख दिया था कि लंग्स आर कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन, फेफड़े एक झिल्ली द्वारा घिरे होते हैं जिसे प्लीउरा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लीउरा कहते हैं। तो इसमें क्या समझना है बताओ, इसमें क्या समझना है। ये हमारा फेफड़ा है, फेफड़ों के चारों तरफ एक झिल्ली होती है, उस झिल्ली का नाम क्या है, प्लीउरा है। याद कर लेना इसको। फेफड़े जिस जगह पे होते हैं हमारे शरीर में, उस जगह को कहा जाता है वक्ष गुहा, थोरेसिक कैविटी। ये जो जगह है बॉडी का जहाँ पे फेफड़े मौजूद हैं उसको थोरेसिक कैविटी कहते हैं, या इसी का दूसरा नाम है प्लूरल कैविटी। इसको याद कर लीजिए, उतना विद्वान बनने की क्या जरूरत है। आपको बायोलॉजिस्ट थोड़ी बनना है, आपको तो एग्जाम निकालना है। तो ऐसे करके याद कर लीजिए। अब आ जाइए, गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू एल्वियोलाई।
ये जो तीसरा पॉइंट था ये हमें समझाना था कि गैसों का विनिमय वायु कोष्ठों या कूपिकाओं के द्वारा होता है, इसको समझना पड़ेगा। अब देखिए इसको समझिए ध्यान से, अगर पिछला क्लास मिस है तो नहीं आएगा समझ में, ये गारंटी है फिर, है ना। कूपिकाओं के द्वारा होता है, तो मेरी क्लास में ये नहीं चलेगा कि आप कहीं पर से भी क्लास को पढ़ना शुरू कर दीजिए और समझ में आ जाएगा, ये तो नामुमकिन है भाई, ये नहीं होगा मेरी क्लास में, ठीक है। तो अगर किसी का मिसिंग है तो पहला पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ के आइए, तब ये समझ में आएगा कि एक्चुअली में रेस्पिरेशन में और ब्रीदिंग में क्या फ़र्क होता है, रेस्पिरेशन में ब्रीदिंग में क्या फ़र्क होता है, ये तब समझ में आएगा। जैसे आज ये तीसरा चल रहा है, रेस्पिरेशन पार्ट 3 चल रहा है, और किसी ने अभी से एंट्री मारी है तो उसको समझ में आएगा क्या, इतना आसान है क्या। बायो है जिस्म का अध्ययन। अब देखिए मैंने यहाँ पे जो पॉइंट लिखा है इसको थोड़ा समझिए आप, और यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा। अब यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट वाली बात आ रही है, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, बाकी तो रटने वाली बात थी, ये ऐसा होता है ना, ये देखना था। अब देखिए जब हम सांस लेंगे तो हवा आपके नाक से कहाँ जाएगी, नेजल कैविटी, नेजल कैविटी से फेरिंग्स, फेरिंग से ट्रैकिया, ट्रैकिया से कहाँ आएगा, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल से कहाँ जाएगा, कूपिकाओं में। तो जब हम सांस लेंगे तो हवा इन कूपिकाओं में आकर भरेगी, जिसकी वजह से लंग का वॉल्यूम बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा भाई, हवा आकर भरेगी तो लंग का वॉल्यूम बढ़ेगा, तो डायफ्राम नीचे नहीं जाएगा। इसमें क्या समझने वाली बात है सो बताओ, और क्या कॉन्सेप्ट है, क्या रॉकेट साइंस है। जब आप सांस लीजिएगा तो हवा जब फेफड़ों में भरेगी तो ये डायफ्राम नीचे नहीं शिफ्ट होगा, डायफ्राम नीचे शिफ्ट होगा। और कैसे शिफ्ट होगा, पसलियां बाहर की ओर ऐसे खींचती है, ठीक है। तो जब हवा इन कूपिकाओं में भरेगी तो क्या होगा, हवा इन कूपिकाओं में भरेगी तो क्या होगा। अब जरा देखिए, इस डायग्राम को हम उठा के ले जा रहे हैं अलग से आपको दिखाने के लिए। तो हमने क्या कहा कि जब हम सांस लेंगे तो हवा जो है आपकी कूपिकाओं में आकर भरेगी, ठीक है। अब समझना है यहाँ से, और यहाँ से फिर क्वेश्चन मिलेगा। ये है आपका एक एल्वियोलाई, ठीक है, समझिएगा, ये है एल्वियोलाई कूपिका। प्रत्येक कूपिकाओं से ढेर सारी नसें जुड़ी रहती हैं, क्या जुड़ी रहती हैं, ब्लड वेसल, ब्लड वेसल को आम बोलचाल में क्या बोलते हैं, नसें। तो ढेर सारा ये जो कूपिका है ना, कूपिका से ढेर सारा नसों का जाल जुड़ा रहता है। तो ये है आपका ब्लड वेसल, रुधिर वाहिका, रुधिर वाहिका, नसों को हम किताबी भाषा में क्या कहते हैं, रुधिर वाहिका कहते हैं। तो ये मान लिया कि हमने डायग्राम बनाया था, ये डायग्राम हमने बनाया था, हवा जब हम सांस लेंगे तो हवा नाक, नेजल कैविटी, ट्रैकिया से होता हुआ कूपिकाओं में आ गया। इन कूपिकाओं से ढेर सारी ऐसे नसें जुड़ी हुई हैं, उसी को हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो हमने क्या किया कि सांस लिया तो सांस कहाँ गया, नाक, नाक से नेजल कैविटी, ट्रैकिया होता हुआ कहाँ चला गया, आपके कूपिकाओं में आकर भर गया। तो देखिए आपकी कूपिकाओं में आकर भर गया ढेर सारा ऑक्सीजन, भरेगा ना। जब हम सांस लेंगे तो हवा कहाँ जाएगी, या फिर कूपिकाओं में ही जाएगी। तो हवा में ढेर सारा ऑक्सीजन है तो चला गया कूपिकाओं में ढेर सारा ऑक्सीजन। अब ये ब्लड वेसल है तो इसमें क्या भरा रहेगा, ब्लड भरा रहेगा। ये है आपका ब्लड, नसों में क्या भरा रहता है, ब्लड। यहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा, ब्लड में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होगा ना। सांस लिया है तो जाहिर सी बात है कि इस हवा में ढेर सारा ऑक्सीजन होगा, तो ऑक्सीजन एल्वियोलाई में ज़्यादा और ब्लड में कम। तो आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कि कोई भी पदार्थ अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर अपने आप जाता है, इस घटना को कहा जाता है डिफ्यूजन। जैसे आप अपने रूम के किसी कोने में एक अगरबत्ती जला देते हैं तो उसकी खुशबू पूरे रूम में अपने आप फैल जाती है कि नहीं फैल जाती, अपने आप फैल जाती है। आप फैलाते हुए तो नहीं चलते हो ना कि भाई उधर भी जाओ उधर भी जाओ, कैसे, डिफ्यूजन के थ्रू। आप अपने किचन में कुछ अच्छा बना रहे होते हो तो उसकी खुशबू पड़ोसियों को लग जाती है, कैसे, डिफ्यूजन के थ्रू।
जैसे पानी में एक जगह कलर आप डाल दो, पूरा पानी कुछ देर के बाद अपने आप रंगीन हो जाएगा। कैसे? डिफ्यूजन के थ्रू। तो कोई भी सब्सटेंस अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, मतलब उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर अपने आप गति करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन। तो आप बताइए कि कूपिकाओं में ऑक्सीजन क्या ज़्यादा और ब्लड में ऑक्सीजन कम, तो ये ऑक्सीजन अपने आप कहाँ आ जाएगा? ब्लड में आ जाएगा। और ब्लड से होता हुआ कहाँ चला जाएगा? ब्लड से होता हुआ चला जाएगा आपके सेल में। ये देखिए सेल, आपके शरीर की तमाम कोशिकाओं तक ब्लड पहुंचाया जाता है पतली पतली नलिकाओं के द्वारा, जिसे हम ब्लड वेसल कहते हैं। देखिए आप हाथ ऐसे कीजिए, यहाँ पे नसें दिखेंगी। तो शरीर के प्रत्येक कोशिका में ब्लड सप्लाई की जा रही है नसों के द्वारा। शक है कि आपको? तो एक निडिल लीजिए और प्रिक कीजिए, कहीं पर भी आप निडिल से छेद कीजिएगा अपनी बॉडी में, वहां से ब्लड निकलने लगेगा। इसका मतलब शरीर के तमाम कोशिकाओं तक ब्लड पहुंचाया जा रहा है। तो देखिए हमने सांस लिया, सांसों से कहाँ गया ऑक्सीजन? फेफड़े में, यानी एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई से कहाँ चला गया? ब्लड में। और ब्लड से होता हुआ कहाँ चला आएगा ये ऑक्सीजन? ये ऑक्सीजन देखो ब्लड से होता हुआ ये ऑक्सीजन चला गया आपके सेल में। सेल में आ गया ऑक्सीजन। और जिसने पुराना लेक्चर नहीं लिया है उसको समझ में नहीं आएगा। अब क्यों? क्योंकि हमने कहा था ये देखो ऑक्सीजन कहाँ आएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में आएगा। अब ये ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर क्या रिलीज किया? ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में जाके रिलीज करेगा CO2, वाटर और एनर्जी। याद कीजिए, इसी को क्या कह रहे थे आप? रेस्पिरेशन। याद है? रेस्पिरेशन का मतलब भोजन का जलना। रेस्पिरेशन का मतलब भोजन का जलना। ये ऑक्सीजन गया माइटोकॉन्ड्रिया में, ग्लूकोज से मिला और क्या रिलीज हुआ? CO2, वाटर और एनर्जी। यही तो है रेस्पिरेशन। अब क्या हो रहा है कि ये ऑक्सीजन जा रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और CO2 लगातार क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है। अब सेल के अंदर क्या हुआ? CO2 बनना शुरू हो गया, यानी CO2 का लेवल बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि ये ऑक्सीजन ग्लूकोज से मिलकर CO2 बना रहा है। एनर्जी तो बॉडी में यूज होगी। अब ये CO2 का कंसंट्रेशन जब सेल में बढ़ेगा तो ये CO2 अपने आप कहाँ आ जाएगा? ब्लड में। ब्लड से होता हुआ CO2 कहाँ आ गया? फेफड़ों में। और फेफड़ों से होता हुआ बॉडी से निकल गया बाहर। तो शरीर के अंदर ऑक्सीजन का जाना और CO2 का बाहर निकलना, यही कहलाता है आपका ब्रीदिंग। क्या कहलाता है? ब्रीदिंग, यानी श्वासोच्छ्वास, या इसी को कहते हैं हम गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज, गैसों का विनिमय। गैसों का विनिमय।
कहाँ से गई थी साउंड, आवाज बताइएगा एक बार जरा, वहीं से एक्सप्लेन करता हूँ फिर से। आवाज कहाँ से गई थी? अब जा रही है आवाज मेरी? ये जो साउंड है वो कहाँ से चला गया था, ये बता दीजिएगा, तो वहीं से एक्सप्लेन कर देंगे हम आपको। ये आवाज कहाँ से गई थी? हाँ उसको पढ़ा देते, इसको खत्म होने दीजिए, फिर उसको लिंक करेंगे अभी ना। अब आ रही है आवाज यहां से ना? फिर से बता देता हूं इसको, देखो हमने क्या कहा आपसे, हमने आपसे ये कहा कि जब हम सांस लेंगे तो हवा इन रास्तों से होकर गुजरती हुई अंत में कहाँ आएगी? वायु कोष्ठों में या कुपिकाओं में आएगी, ठीक है। तो क्या होगा वो जरा देखिए, फिर से देखिएगा। तो क्या होगा, देखिए ये मान लिया कि आपका एक एल्वियोलाई है, ठीक है, ये एल्वियोलाई है, ठीक है। फिर से देखिए, ये है आपका एल्वियोलाई कुपिका, ठीक है। हमने सांस लिया तो फेफड़ों में ऑक्सीजन भर जाएगा हमारा, ये आ गया ऑक्सीजन, ढेर सारा ऑक्सीजन आ गया। हमने सांस लिया, नाक से होता हुआ चला गया कुपिकाओं में। प्रत्येक कुपिकाओं से ढेर सारी नसें जुड़ी होती हैं। ये है आपका क्या? ब्लड वेसल। ये आपका क्या है? ब्लड वेसल है, रुधिर वाहिका है। तो ये मान लिया कि ये कुपिका है और इन कुपिकाओं को ऐसे ढेर सारी नसें इससे जुड़ी रहती है ना, नसें ऐसे जुड़ी रहती है, ठीक है। तो और इन नसों में क्या बहता है? तो लहू बहता है। ये क्या है? ब्लड बहता है। आपने पढ़ा होगा कि भाई कि कोई भी चीज अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, मतलब अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ अपने आप जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं, विसरण कहते हैं, है ना। जैसे आप रूम के किसी कोने में कोई अगरबत्ती जला देते हैं तो उसकी खुशबू पूरे रूम में फैल जाती है। आप किचन में कुछ अच्छा बना रहे होते हैं तो उसकी खुशबू पड़ोसियों को लग जाती है। पानी में एक जगह रंग डाल देते हैं, पूरा पानी रंगीन हो जाता है, ऐसा एनसीईआरटी लिखता है। तो ये ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन जाहिर सी बात है आपके कुपिकाओं में ज्यादा और ब्लड में कम, तो ऑक्सीजन अपने आप कहाँ आ जाएगा? ऑक्सीजन अपने आप आ जाएगा ब्लड में, और ब्लड से होता हुआ ये ऑक्सीजन कहाँ चला जाएगा? ब्लड से होता हुआ ये ऑक्सीजन चला जाएगा हमारे शरीर के सेल में, हमारे शरीर की कोशिका में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? कोशिका में। आपने देखा कि शरीर की तमाम कोशिकाओं तक ब्लड पहुंचाया जा रहा है पतली पतली नलिकाओं के द्वारा, जिसको हम ब्लड वेसल या नसें कहते हैं आम बोलचाल में, है ना। आप कहीं पर भी बॉडी को प्रिक कीजिए, वहां से ब्लड बहने लगेगा। इसका मतलब क्या है? कि शरीर की तमाम कोशिकाओं तक ब्लड पहुंचाया जा रहा है नसों के द्वारा, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन भी कहाँ चला आएगा? देखिए ये ऑक्सीजन जो है अब ब्लड से कहाँ चला आएगा? ऑक्सीजन सेल में। और सेल के अंदर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है, पढ़ चुके हैं आप। सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर क्या करेगा? ग्लूकोज से मिलेगा और क्या रिलीज होगा? CO2, वाटर और एनर्जी। CO2, वाटर और एनर्जी। क्या क्या बनेगा? CO2 बनेगा, वाटर बनेगा और एनर्जी बनेगा। और ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर ग्लूकोज से मिल रहा है, CO2, वाटर और एनर्जी रिलीज हो रही है। इसी को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं गाइस? श्वसन कहते हैं। अब देखिएगा, ये ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में जा रहा है और लगातार CO2 रिलीज कर रहा है, ग्लूकोज से मिल रहा है और CO2 रिलीज कर रहा है, एनर्जी तो बॉडी में यूज होगी। CO2 का कंसंट्रेशन यहाँ पे लगातार बढ़ रहा है। अब सेल में CO2 ज्यादा और ब्लड में CO2 कम, तो अब ये CO2 कहाँ आ जाएगा? सेल से ब्लड में। अब ये ब्लड से होता हुआ CO2 आपका कहाँ आ जाएगा? एल्वियोलाई में, और एल्वियोलाई से चला जाएगा शरीर के बाहर। तो देखिए ऑक्सीजन का बॉडी में जाना, ठीक है, ऑक्सीजन का बॉडी में जाना और CO2 का बॉडी से बाहर निकलना, यही कहलाता है आपका ब्रीदिंग। ये मैं कह रहा था, यही कहलाता है आपका ब्रीदिंग, यानी श्वासोच्छ्वास।
या इसी को हम लोग और क्या कहते हैं, गैसियस एक्सचेंज। अब ठीक है ना? हाँ अभी ठीक है। गैसियस एक्सचेंज, गैसों का विनिमय, गैसों का विनिमय यानी गैसों का आदान प्रदान, है ना? तो शरीर के अंदर ऑक्सीजन का जाना और CO2 का बॉडी से बाहर निकलना, यही कहलाता है ब्रीदिंग या गैसियस एक्सचेंज। तो ये ब्रीदिंग किसके थ्रू हो रही है? लंग्स के एल्वियोलाई के थ्रू, फेफड़ों के एल्वियोलाई के थ्रू हो रही है। ब्रीदिंग किसके थ्रू हो रही है? लंग्स के एल्वियोलाई के थ्रू, फेफड़ों के एल्वियोलाई के थ्रू हो रही है। लेकिन ऑक्सीजन का सेल में जाना और सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर क्या करना, एनर्जी रिलीज करना, ये कहलाता है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन कहां हो रहा है? सेल में। तो बात आनी चाहिए समझ में कि ब्रीदिंग में और रेस्पिरेशन में काफी फर्क है। जैसे ही रेस्पिरेशन में बोलता हूं, लोगों को लगता है सांस लेना और छोड़ना, नहीं, सांस लेना छोड़ना ब्रीदिंग कहलाता है। अब कहिएगा सर यहां से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, है ना? तो चलो क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि हमें विद्वान बनना नहीं है, हमें क्वेश्चन कैसे मिलेगा वो देखना है। अच्छा, रोज एक ही बात महिमा फिर पूछ रही, सर क्लास रिकॉर्डेड है क्या? मतलब सबका नाम लेना जरूरी है क्या? अरुण कह रहे हैं कि गुरुजी मेरा क्लास नहीं चल रहा है। क्यों भाई, क्यों नहीं चल रहा है क्लास? अभी आवाज नहीं आ रही है। हाँ तो रही आवाज, कनेक्ट करेंगे उसको। अब है दूसरे टॉपिक से, देखिएगा कैसे कनेक्ट करेंगे, मजा आ जाएगा आपको। हर सेल में, बॉडी के हर सेल में जाएगा, क्योंकि हर सेल को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए ना। तो बॉडी के हर सेल में जाएगा। आप देखो कहीं पर भी प्रिक करो, वहां से ब्लड बहेगा। इसका मतलब क्या है कि शरीर के हर कोशिकाओं तक क्या जा रहा है? ब्लड जा रहा है, और वहां से एनर्जी रिलीज हो रही है। लेकिन ठीक है, यहां पर मैं ये कहने वाला हूं कि ठीक है, ऑक्सीजन गया कहां पर? ऑक्सीजन गया एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई से सेल में, और सॉरी ब्लड में, और ब्लड से कहां चला गया? सेल में चला गया। तो ये ऑक्सीजन ब्लड में एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रेवल कर रहा है, वहां से आपको क्वेश्चन मिलेगा। क्या ये ऑक्सीजन ब्लड में ऐसे टहलता हुआ चला गया, या ये किसी चीज से कंबाइन करेगा, है ना? किसी चीज से कंबाइन करेगा। तो उसको जरा देख लीजिए, यहां से जो क्वेश्चन बनेगा वो हम पहले एक्सप्लेन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम एल्वियोलाई के स्तर पे बात कर लेते हैं। कुपिकाओं के पास क्या हो रहा है? कुपिकाओं के पास क्या हो रहा है, देखिएगा। जैसे ही ऑक्सीजन ब्लड में जाएगा, एल्वियोलाई के पास देखिए क्या हो रहा है। जैसे ही ऑक्सीजन कुपिकाओं से ब्लड में जाएगा, ये जो आपका ऑक्सीजन है ब्लड के हीमोग्लोबिन से मिलकर क्या बना लेगा? एक केमिकल कंपाउंड बना लेगा, जिसका नाम है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। फिर से देखिए, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट वाली बात है। यहाँ पे आप रट भी सकते हैं बाद में, लेकिन समझ लीजिएगा तो रटने में, याद करने में आसानी होगी, बल्कि मैं कहूँगा कि अपने आप याद हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या कहा कि एल्वियोलाई के साइड पे क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन जैसे ही ब्लड के संपर्क में आया, ये ऑक्सीजन ब्लड के हीमोग्लोबिन से मिलकर क्या बना लिया? एक केमिकल कंपाउंड, जिसका नाम क्या है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन है। तो आपसे पूछा जाएगा कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किस रूप में होता है? तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होता है। जैसे ही ऑक्सीजन ब्लड के संपर्क में आया, ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन, या ऑक्सीजन ब्लड के हीमोग्लोबिन से मिलकर क्या बना लिया? ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहां पे पहुंच गया? सेल के पास पहुंच गया। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन सेल के पास आएगा तो क्या होगा, वो जरा देखिए। एट द साइट ऑफ सेल क्या हो रहा है? तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहां पे पहुंच गया? सेल के पास पहुंच गया। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जैसे ही सेल के पास पहुंचेगा, ध्यान से सुनिएगा, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जैसे ही सेल के पास पहुंचेगा, फिर से टूट जाएगा किसमें? हीमोग्लोबिन में और ऑक्सीजन में।
फिर से टूट जाएगा किसमें, हीमोग्लोबिन में और ऑक्सीजन में। ये हीमोग्लोबिन ब्लड में फ्री हो जाएगा, रक्त में रह जाएगा, और ये ऑक्सीजन कहाँ चला जाएगा, सेल में चला जाएगा, कोशिका में चला जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार समझिए इसको। ऑक्सीजन जैसे ही ब्लड में आएगा, ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन क्या होता है, इसको ब्लड जब हम पढ़ेंगे वहां पे काफी डिटेल में बताएंगे। तो ये ऑक्सीजन जैसे ही ब्लड के संपर्क में आएगा, ऑक्सीजन ब्लड के हीमोग्लोबिन से मिलकर क्या बना लिया, एक केमिकल कंपाउंड बना लिया, एक रासायनिक यौगिक बना लिया, जिसका नाम क्या है, बोलो, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। आपका ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में कहाँ पे पहुंच गया, सेल में पहुंच गया, सेल के पास पहुंच गया। जैसे ये सेल के पास पहुंचेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये फिर से टूट जाएगा, किसमें, हीमोग्लोबिन में और ऑक्सीजन में। हीमोग्लोबिन ब्लड में फ्री हो गया, ऑक्सीजन सेल में चला गया। हीमोग्लोबिन ब्लड में फ्री हो गया, ऑक्सीजन कहाँ चला गया, सेल के अंदर चला गया। अब ये हीमोग्लोबिन फिर दूसरे ऑक्सीजन को पकड़ेगा, लाकर छोड़ देगा, पकड़ेगा, लाकर छोड़ देगा, पकड़ेगा, लाकर छोड़ देगा। मतलब क्या हुआ कि हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है। तो कोई अगर आपसे पूछे कि हीमोग्लोबिन का काम क्या है, ऑक्सीजन को कैरी करना, यहां पर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ेगा, लाकर छोड़ देगा, पकड़ेगा, लाकर छोड़ देगा, लोडिंग अनलोडिंग, लोडिंग अनलोडिंग। तो अगर कोई आपसे पूछ दे कि हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के कितने अणुओं का परिवहन करता है, 1 molecule of Hb can carry how many molecules of oxygen, तो कहिएगा सर 4। कितना, 4। हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं का परिवहन करता है। आप ऐसे समझिए कि हीमोग्लोबिन एक ऐसी कार है जिसमें कितनी सीट्स हैं, 4 सीट्स, जिस पे सवार होकर ऑक्सीजन कहां से कहां ट्रेवल करता है, कुपिकाओं से कोशिकाओं तक, कुपिकाओं से कोशिकाओं तक, लोडिंग अनलोडिंग। यानी हीमोग्लोबिन वो मजदूर है जो ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के तमाम कोशिकाओं तक क्या कर रहा है, पहुंचाने का काम कर रहा है। तो यहां से आपका एक बात क्लियर हो गया। कोई पूछे कि हीमोग्लोबिन है क्या, Hb का मतलब यहां पे क्या है, Hb का मतलब यहां पे है हीमोग्लोबिन या हीमोग्लोबिन। तो अगर कोई पूछे कि रक्त में जो हीमोग्लोबिन होता है उसका काम क्या है, तो आप कहेगा सर इट इज द कैरियर ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के वाहक हैं, या बोल सकते हैं इट टेक्स पार्ट इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, इट टेक्स पार्ट इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं। अगर पूछे कि हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के कितने अणुओं का परिवहन करता है, तो कहिएगा सर 1 molecule of Hb कैन कैरी 4 molecules of ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं का परिवहन करता है। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछता है कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किस रूप में होता है, तो क्या बोलिएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होता है। लेकिन ऑक्सीजन का परिवहन सिर्फ ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में नहीं होता, कुछ ऑक्सीजन ब्लड के प्लाज्मा में भी घुलकर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, बहुत कम, है ना। तो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन 2 रूपों में होता है। कुछ ऑक्सीजन ब्लड में जो प्लाज्मा होते हैं, ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है वो प्लाज्मा कहलाता है। रक्त के तरल भाग को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। ब्लड में ढेर सारा पानी है, तो उस पानी में घुलकर भी ऑक्सीजन एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किस रूप में होता है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किस रूप में होता है, तो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन 2 रूपों में होता है। रक्त प्लाज्मा में घुलकर लगभग कितना, लगभग 2%, लगभग 2% ऑक्सीजन रक्त के प्लाज्मा में घुलकर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। जैसे ये एल्वियोलाई है और एल्वियोलाई से क्या जुड़ा हुआ है, आपके ब्लड। तो ये ऑक्सीजन ब्लड के प्लाज्मा में घुलकर
कहाँ चला जाएगा, सेल के अंदर चला जाएगा। लेकिन जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम वाला ही याद रख लीजिएगा। मैक्सिमम ऑक्सीजन मतलब लगभग 98% ऑक्सीजन का परिवहन किस रूप में होता है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होता है। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किस रूप में होता है, तो बोलिएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होता है। बस नोट कर लीजिए इसको। एचबी का फॉर्मूला थोड़ी होता है, वो 12th क्लास की केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, DSSS वाले में पढ़ाया है, उसमें जाके देख लीजिएगा। 2 पार्ट होते हैं, एक हेम पार्ट और एक प्रोटीन पार्ट, है ना। बीच में आयरन होता है, उसको पोरफायरिन रिंग कहते हैं, पोरफायरिन रिंग, ठीक है। वीडियो बार बार ब्लैक हो रहा है। नहीं, रिकॉर्डेड नहीं चलती है मेरी क्लास लाइव ही चलती है सरकार साहब, ठीक है। आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, थोड़ा समझने में दिक्कत होती होगी, लेकिन आपको समझ में आ जा रही है, ताज्जुब है, अच्छी बात है, फिर समझ में आ जा रही है आपको। तो नहीं, एचबी ब्लड में ही रहेगा, सेल में प्रवेश नहीं करेगा, है ना, वहां पे जाकर अलग हो जाएगा। सेल के पास आएगा तो हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ना, ऑक्सीजन अलग, हीमोग्लोबिन अलग। ऑक्सीजन ब्लड में रह गया, हीमोग्लोबिन ब्लड में रह गया, ऑक्सीजन सेल में चला गया। ये हीमोग्लोबिन फिर दूसरे को पकड़ कर लाएगा, छोड़ देगा, पकड़ कर लाएगा, छोड़ देगा, ठीक है। चलिए, ये नोट हो गया तो लिखेंगे डन, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एनफ है निकिता। हाँ, ठंड हो रही है आज, बारिश काफी हो रही है दिल्ली में अभी, और एसी देखो हमने 25 पे कर रखा है, फिर भी सर्दी लग रही है। अभी CO2 का परिवहन भी आते हैं, समझाते हैं आपको। हाँ, प्रत्येक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लेकिन वो कोशिकाएं जो जिनको ज्यादा काम करना होता है उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज्यादा होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज्यादा होती है। यश गुप्ता कह रहे हैं कि मुझे भी लग रहा है कि रिकॉर्डेड वीडियो है। अच्छा, मतलब नाम लेना जरूरी है सबका, ठीक है। हाँ, बायो में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि बायो का सिलेबस लंबा है। अब आ जाइए, हमने कहा कि देखो ऑक्सीजन गया ब्लड में, क्या बन गया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया। अब यहाँ पे अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया, हीमोग्लोबिन अलग हो गया, ऑक्सीजन चला गया सेल में, हीमोग्लोबिन ब्लड में फ्री हो गया, दूसरे को पकड़ कर लाएगा। अब ये सेल के अंदर क्या बन रहा है, लगातार CO2 बन रहा है। अब ये CO2 कहाँ आया, ब्लड में, ब्लड से कहाँ चला गया, कुपिकाओं में, कुपिकाओं से नाक के थ्रू होता हुआ बॉडी से बाहर। तो ये जो CO2 ब्लड में है, CO2 का ट्रांसपोर्ट कितने तरीके से होता है, CO2 का ट्रांसपोर्ट कितने तरीके से होता है वो देखने जा रहे हैं। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। रक्त में CO2 का परिवहन, देखिए रक्त में जो ऑक्सीजन का परिवहन था वो 2 ही रूपों में हो रहा था, है ना। कुछ बहुत कम, मतलब ऑक्सीजन ब्लड के प्लाज्मा में घुलकर चले जा रहे थे, लेकिन आप जानते हैं कि CO2 बहुत तेजी से मतलब वाटर में घुलता है। तो देखिए CO2 का जो ट्रांसपोर्ट है वो 3 तरीके से होगा। कितने तरीके से होगा, 3 तरीके से होगा। कुछ मतलब 10% जो है वो रक्त के प्लाज्मा में घुलकर CO2 चले जाएंगे, रक्त के प्लाज्मा में CO2 घुलकर एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे। दूसरा कि कुछ CO2 बहुत कम, केवल 5% CO2 जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ भी मिल जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि हीमोग्लोबिन सिर्फ ऑक्सीजन का नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड का भी परिवहन करता है। लेकिन अगर पूछा जाए मेनली किसका परिवहन करता है, तो ऑक्सीजन का। तो हीमोग्लोबिन के साथ आबंध बनाकर, तो CO2 जब हीमोग्लोबिन के साथ आबंध बनाता है ना, तो इस केमिकल कंपाउंड को बोलते हैं कार्बामीनो हीमोग्लोबिन, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन।
बात आ रही है समझ में? कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, ठीक है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। तो CO2 प्लस हीमोग्लोबिन, CO2 प्लस हीमोग्लोबिन मिलकर क्या बना लिया? कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। कितना? केवल 5%, बहुत कम। लेकिन आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि अधिकांश CO2 का परिवहन किस रूप में होता है? ये जैसे अधिकांश ऑक्सीजन का परिवहन किस रूप में होता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। उसी तरह से अधिकांश CO2 का परिवहन किस रूप में होता है? तो बाई कार्बोनेट आयंस के रूप में। 85% लगभग, है ना? तो बाई कार्बोनेट आयनों के रूप में कितना? लगभग 85% का परिवहन होता है। ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। तो आपसे मैक्सिमम ही पूछेगा कि अधिकांश CO2 का परिवहन किस रूप में होता है? तो बाई कार्बोनेट आयन के रूप में होता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। तो अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किस रूप में होता है, तो बोलिएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। CO2 का परिवहन मुख्यतः किस रूप में होता है? बाई कार्बोनेट आयन के रूप में। क्या हीमोग्लोबिन सिर्फ ऑक्सीजन का परिवहन कर सकता है? आप बोलिएगा नहीं, ये CO2 का भी परिवहन कर सकता है। मुख्यतः किसका परिवहन करते हैं? ऑक्सीजन का। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को जो है वो सही कर पाते हैं। कितने लोग इस क्वेश्चन को जो है वो सही कर पाते हैं? देखिए इस क्वेश्चन को जरा और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन कहता है गाइस कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हीमोग्लोबिन इज करेक्ट। शायद दिख नहीं रहा होगा वो पूरा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हीमोग्लोबिन इज करेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हीमोग्लोबिन इज करेक्ट? टेल मी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा, है ना? वन लाइनर पढ़िएगा नहीं समझ में आएगा, क्वेश्चन नहीं बनेंगे। आजकल आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन के का जो पैटर्न है वो एकदम बदल रहा है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा हैं, पहले वन ऑप्शन करेक्ट वाले क्वेश्चन ज्यादा हुआ करते थे। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हीमोग्लोबिन इज करेक्ट। हीमोग्लोबिन जो कि आरबीसी में होता है, लाल रक्त कोशिकाओं में होता है, केवल ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं। दूसरा ऑप्शन देखिएगा, हीमोग्लोबिन जो आगे हम पढ़ाएंगे आपको आरबीसी में होता है, कैन कैरी कर सकता है बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हीमोग्लोबिन ऑफ आरबीसी कैन कैरी ओनली कार्बन डाइऑक्साइड, केवल कार्बन डाइऑक्साइड। बोलता है हीमोग्लोबिन ओनली यूज इन ब्लड क्लॉटिंग, ये रक्त को जमाने में यूज होता है, इसका गैसों के परिवहन से कोई मतलब नहीं है। देखते हैं कितने लोग सही हैं इस बार। कशिश, साक्षी, अनुष्का शर्मा, हेमंत झा साहब ने ए बोला है, बाकी सब बी कह रहे हैं। किरण यादव का कहना है बी होगा। जिया मौर्य, रूबी वर्मा, अजित सिंह, स्मिता, प्रतीक, कनक, जिया, खुशी, सोनी, रवि, स्मित, मेघा, भूपेंद्र, रूबी, साक्षी, भूपेंद्र, गौर, हर्षिता गौर, दीपक, प्रीति, राकेश कुमार यादव। आप तो मालिक हैं भाई करियर विल के, राकेश यादव जी, है ना? तो सही उत्तर यहाँ पे आपका बी होगा। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को कैरी कर सकता है, लेकिन मेनली किसको कैरी करेगा? ऑक्सीजन को। नहीं आया समझ में? राधिका, लीना वर्मा, समर, सपना, रोहित, कृष्ण, राजन, कितने लोगों का नाम लूं, है ना? तो इस तरह से देखो क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, है ना? तो कॉन्सेप्ट लाना जरूरी है। तो अधिकांश CO2 का जो परिवहन है
वो बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में होता है। मैक्सिमम ही आपसे पूछा जाता है। बी सही है, वेरी गुड। नीरज, रॉबिन, दिव्यांकर मिश्रा, शालिनी, अभिषेक, दीपक, गरिमा, पुष्कर, तनु वर्मा, मुस्कान, क्या बात है भाई, वेरी गुड। सारे के सारे लोग इंटेलिजेंट लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारियां, और फिर हम देखेंगे कि पौधों में श्वसन कैसे होगा, ब्रीदिंग कैसे होगा, मतलब गैसियस एक्सचेंज कैसे होगा, है ना, गैसियस एक्सचेंज कैसे होगा। तो थोड़ा सा डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना, एनसीईआरटी बेस्ड आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आप कोई भी एग्जाम के लिए इस क्लास को अपना सकते हैं आप, माय डियर फ्रेंड्स। कोई भी एग्जाम होगा आपका जिसमें कहीं पर भी साइंस आएगा, आप देखिएगा उसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आप बनाइएगा, बनेगा। नहीं बनेगा तो कहिएगा मुझे कि सर हमने तो आपकी बायोलॉजी पढ़ी थी और हम इस एग्जाम में बैठे, हमारा क्वेश्चन नहीं बना। ठीक है, दिल्ली में स्टूडियो है और करियर विल के ऑफिस से ही क्लास चल रही है। हाँ, ट्रांसप्रेशन वगैरह वही प्लांट वाले में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, एलटी ग्रेड के साथ सीटेट की प्रिपरेशन कैसे करें, कोई एक ही कर सकते हैं ना। एलटी ग्रेड की क्लास में चला रहा हूँ यूट्यूब पर, आपने देखा होगा कि उसमें कितना डीपली बायो पढ़ना है आपको। उसमें हम नीट लेवल की बातें कर रहे हैं, देखा कि नहीं। आज था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ जीन, आज मैंने पढ़ाया है 2 बजे, और उसमें बिल्कुल नीट लेवल की बातें चल रही हैं। आपके क्लास में तो उसका थोड़ा सा छींट हम लोग ऐसे डालते हैं जितनी ज़रूरत होती है आपको, है ना, क्योंकि हर एग्जाम का अपना बैंडविड्थ होता है, तो उसमें उसके दायरे में रह के पढ़ाना होता है ना। आज फर्स्ट दिन है तो बाकी बातें समझ में आपको आई नहीं होगी ज़्यादा, तो आपको क्या करना है बच्चा कि पिछला जो 2 लेक्चर है ना रेस्पिरेशन का, वो ज़रूर देख लीजिएगा। हाँ, पूछना है तो उसके लिए तो मैंने दे रखा है ना, उसके लिए मैंने आपको दे रखा है अपना इंस्टा पे आप ज्वाइन कीजिएगा मुझे, और अपना क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। देर से ही सही, पर हम जवाब देते हैं, भले हो सकता है देर हो जाए, क्योंकि देखो हम लोग रहते हैं दिन भर क्लास में, और फिर जब वक्त मिलता है तो हम आंसर करने की कोशिश करते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है साइंस बाय जुबैर एहसानी के नाम से, फेसबुक और इंस्टा पे मैं जुबैर एहसानी के नाम से हूँ। ये हमारा टेलीग्राम है साइंस का सुरूर। तो जैसे ही रेस्पिरेशन खत्म होगा इसका एमसीक्यू आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज रहने दें यहीं पे रहने देते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। तो अपना दुख दर्द के लिए ये है हमारा इंस्टा है, इस पे आप अपना दुख दर्द शेयर कर सकते हैं, अपने दिल की बात बता सकते हैं। कोई ज़िंदगी में परेशानी है, कोई इश्क विश्क का लफड़ा है, कुछ भी है तो मुझे बता सकते हैं। तो मुलाकात होगी आपसे अगले सेशन में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।